नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। आज का जो क्लास है वो है हमारा सिटीज़नशिप के ऊपर। नागरिकता की अवधारणा हम देखेंगे और इसमें जितने भी स्कॉलर है, वेस्टर्न स्कॉलर है, उस पर हम बात करेंगे और क्या-क्या क्वेश्चन बन सकते हैं इस पर बात की जाएगी और इंडिया के संदर्भ में 1-2 क्वेश्चन बन सकते हैं जो नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 जो आया उस पर भी थोड़ी-सी बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन बनता है। तो जैसे-जैसे क्वेश्चन बनता है उसी के अकॉर्डिंग हम इस विषय के ऊपर बात करने जा रहे हैं। तो ये है सिटीज़नशिप, कुछ बेसिक्स देख लीजिए इसके बारे में। ओके, कुछ बेसिक देख लीजिए और इसमें है मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी। क्या होता है सिटीजनशिप? जब आप किसी एक राजनीतिक समुदाय के मेंबर बन जाते हो, जब आप किसी राजनीतिक समुदाय के मेंबर बन जाते हो और आपको यहाँ पर लीगल स्टेटस मिल जाता है, कानूनी दर्जा आपको मिल जाता है किसी एक ऐसे राजनीतिक समुदाय जिसमें आपका जो स्टेटस वो लीगल स्टेटस आपको मिल जाता है। कोई भी हो सकता है स्टेट से, कोई भी स्टेट से यहाँ पर हो सकता है। जैसे अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका का एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हो गया और इसके अंतर्गत आपको एक लीगल स्टेटस मिल जाता है तो आपके लिए कहा जाएगा कि आप एक सिटीजन हो। तो आपके लिए यहाँ पर सिटीजन जो शब्द है वो काम में लिया जाएगा। तो कानूनी रूप से किसी राज्य के साथ में जुड़ना, कानूनी रूप से जब आप किसी राज्य के साथ में जुड़ते हो तो उसको नागरिकता कहा जाता है। अगला पॉइंट है इसमें, इसके अंतर्गत जब आप किसी राज्य के साथ में कानूनी रूप से जुड़ते हो तो आपके पास में बहुत सारे अधिकार आ जाएँगे और कुछ कर्तव्य भी आ जाएँगे। उस स्टेट्स के द्वारा आपको बहुत सारे अधिकार दिए जाएँगे और बहुत सारे यहाँ पर कर्तव्य भी आपको दिए जाएँगे। राइट्स होंगे और ड्यूटीज़ भी आपके पास में रहेगा। और अगला पॉइंट है इसमें, ये आपको एक आइडेंटिटी देता है। आप किसी स्टेट के साथ में जुड़ते हो तो ये आपको आइडेंटिटी देता है, जैसे अमेरिकन, इंडियन, फ्रांसीसी, जर्मन्स, ओके? इस प्रकार से आपको आइडेंटिटी मिलता है। तो एक राज्य से जब हम जुड़ते हैं और किस प्रकार से जुड़ोगे आप? लीगल स्टेटस के द्वारा, तब हम उसको कहेंगे ये नागरिक है और नागरिक बनते ही उसी राज्य की आपको आइडेंटिटी मिल जाती है, आप उसके साथ में जुड़ जाते हो, ये आपका एक पहचान बन जाता है कि आप अमेरिका से हो, भारत से हो, चीन से हो, जापान से हो, इज़राइल से हो, किससे हो, ये आपके साथ में जुड़ जाता है। और एक पॉइंट ये भी है, एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15 जो कि जुड़ा हुआ है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स से। मानवाधिकारों का जो सार्वभौमिक घोषणा पत्र है जो कि 1948 में जारी किया गया था और उसी का एक आर्टिकल है, आर्टिकल नंबर 15। उसके अंतर्गत एक पॉइंट है कि नागरिकता प्राप्त करना प्रत्येक व्यक्ति का ह्यूमन राइट्स है। प्रत्येक जो व्यक्ति इस दुनिया में रहता है उसके पास में किसी न किसी स्टेट का सिटीजनशिप होना चाहिए। ओके, ये क्या है? उसका मानव अधिकार है, ये उसका ह्यूमन राइट्स है, एक ह्यूमन है, इसलिए एक मानव होने के कारण मानव को बहुत सारे अधिकार मिलते हैं और उनमें से एक सबसे महत्वपूर्ण अधिकार है कि वो किसी न किसी देश का नागरिक होना चाहिए और ये मिला है, ये हमें मानव होने के कारण एक अधिकार मिला है ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत। ये जो डिक्लेरेशन है, सार्वभौमिक घोषणा पत्र है, जो कि 1948 में जारी हुआ था, उसी का आर्टिकल नंबर 15 है, उसमें इस प्रकार की बातें कही गई है, जो आपको ध्यान रखना है। तो नागरिकता प्राप्त करना हमारा क्या है? मानवाधिकार। ये कहाँ पर लिखा गया है? आर्टिकल नंबर 15 और ये है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1948। इसमें ये सब पॉइंट्स आपको देखने को मिलता है। तो ये अलग एक फैक्ट है, महत्वपूर्ण है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे कुछ बात करें इससे पहले आप सभी के लिए एक इन्फॉर्मेशन है और यह इन्फॉर्मेशन हमारे एप्लीकेशन के साथ में जुड़ी हुई है। ये हमारा एप्लीकेशन है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, कमेंट के अंतर्गत पिन कर दिया गया है या यहाँ पे डिस्क्रिप्शन के माध्यम से भी इस एप्लीकेशन के साथ में जुड़ सकते हो। इसमें आपके पास में एक टेस्ट सीरीज चल रहा है अभी जिसको आप ज्वाइन कर सकते हो, 100 रुपीज़ है। अभी इसमें 10 पेपर आपको मिलेगा, एक समय के बाद में यहाँ पर 5 पेपर और ऐड कर दिया जाएगा। लेकिन अभी के लिए अभी जो एग्जाम होने वाला है उसमें उस तक यहाँ पर 10 पेपर आपको मिलेगा और एक समय के बाद में 15 पेपर यहाँ पर हो जाएगा टोटल। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन वाला सीरीज भी यहाँ पर चल रहा है जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन होंगे वो यहाँ पर प्रोवाइड करवाए जाएंगे। महत्वपूर्ण टॉपिक है, जैसे ये सिटीजनशिप जैसा टॉपिक है, मल्टीकल्चरलिज्म है, कंजर्वेटिज्म है और इंटरनेशनल रिलेशन के महत्वपूर्ण टॉपिक जो होते हैं, जो कि एग्जाम में जहाँ से क्वेश्चन रिपीट होते हैं, उन सबको यहाँ पर प्रोवाइड करवाया जाएगा। सबका पीडीएफ यहाँ पर मिलेगा। जैसे अभी सिटीजनशिप वाला हम देख रहे हैं तो इसका पीडीएफ भी आपको यहीं पर मिलेगा। तो इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो 350 के साथ में, इसको आप ज्वाइन कर सकते हो। अभी काफी कम कर रखा है तो इसको आपको ज्वाइन करना चाहिए। जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक है इन सब का आपको क्लासेज मिलेगी और साथ में ही बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन भी इसी वन लाइनर, ये जो हमारा
कोर्स इसके अंतर्गत आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। यदि फुल कोर्स जॉइन करना चाहते हो, वो भी यहाँ पर मिल जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम का यदि आप फुल कोर्स चाहते हो, तो वो सभी भी आपको यहाँ पर एप्लीकेशन के अंतर्गत देखने को मिलेगा। इसके अलावा टेलीग्राम भी है, टेलीग्राम का लिंक भी नीचे दिया गया है, उससे भी आप जुड़ सकते हो। वहाँ वहाँ पर भी क्वेश्चन सीरीज चल रहा है, तो उससे भी आप जुड़ जाइए, ओके? चलो आगे बात करते हैं अब। तो यहाँ पर हमने नागरिकता का कुछ बेसिक देखा, आर्टिकल नंबर 15 हमने देखा और अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये है कि नागरिक कैसे बना जा सकता है? नागरिकता तो होनी चाहिए, ये बात हमने देखी, लेकिन कैसे? नागरिकता को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? कैसे नागरिकता को प्राप्त कर सकते हैं? तो इसके अंतर्गत कुछ थ्योरीज हमें पढ़नी है, जिसमें पहला है लिबरल थ्योरी, उदारवादी दृष्टिकोण। और जो उदारवादी दृष्टिकोण है, ये नैरो व्यू है। ये क्या है? एक नैरो व्यू है। इसमें क्या होता है? इसमें कहा गया कि जो मेंबरशिप ऑफ पॉलिटिकल कम्युनिटी की इसमें बात की गई है, यदि आप मेंबर बनते हो, यदि आप मेंबर बनते हो किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के, यदि आप मेंबर बनते हो किसी राजनीतिक समुदाय के, तो आपको नागरिकता प्राप्त हो जाएगी। अपने आप नागरिकता प्राप्त हो जाएगी जब भी आप किसी पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ में जुड़ते हो। जैसे हम जुड़े इंडियन पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ में, कोई दूसरा जुड़ सकता है अमेरिकन पॉलिटिकल कम्युनिटी के साथ में। तो जब आप उस कम्युनिटी के भाग बन जाओगे, जब आप भाग बन जाओगे, तभी आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो ये क्या है? एक नैरो व्यू है। इसके अंतर्गत आपको राइट्स मिलेगा और इसमें ड्यूटीज भी आपको मिलेगा, लेकिन राइट्स से यहाँ पर ज्यादा मिलता है। राइट्स से आपको अधिकार मिलेगा, स्वतंत्रता आपको ज्यादा यहाँ पर मिलती है इस लिबरल थेरीज के अंतर्गत। तो जितने भी लिबरल थेरीज के साथ में जो जुड़े हुए देश है, जिसमें हम सभी पूंजीवादी जो भी देश है, उन सबको हम यहाँ पर शामिल कर सकते हैं। लोकतंत्र जहाँ पर है, उन देशों को यहाँ पर हम शामिल कर सकते हैं। यानी पश्चिमी जो देश है, महत्वपूर्ण जो पश्चिमी देश है, उन सबको यहाँ पर हम लिबरल थेरीज के अंतर्गत शामिल करते हैं। यदि आप एक मेंबर बनते हो, तो वहां पर आपके पास में राइट्स होंगे और आपके पास में ड्यूटीज भी होंगी, लेकिन जो महत्व है वो राइट्स को ज्यादा यहाँ पर दिया जाएगा। इसी से जुड़े हुए एक स्कॉलर है जो लिबरल थ्योरी के साथ में जुड़े हुए हैं, उनका नाम है टी.एच. मार्शल। इनका एक फेमस बुक आता है सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास 1950, और इसके अंतर्गत ये अपना लिबरल व्यू रखते हैं। इसके अनुसार फुल मेंबरशिप ऑफ एक पॉलिटिकल कम्युनिटी, जब आप किसी एक राजनीतिक समुदाय के साथ में पूर्ण रूप से उसके पूर्ण मेंबर बन जाते हो, आप जब किसी राजनीतिक समुदाय के एक पूर्ण रूप से मेंबर बन जाते हो, तो आपको नागरिक कहा जाएगा। ओके, आपको नागरिक कहा जाएगा। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आपको जब नागरिक बन जाते हो, तो आपके पास में 3 प्रकार के अधिकार होने चाहिए। आपके पास में यहाँ पर 3 प्रकार के अधिकार होने चाहिए यदि आप फुल मेंबरशिप ऑफ एक पॉलिटिकल कम्युनिटी हो जाते हो। आप अपनी पॉलिटिकल कम्युनिटी का यदि आपको फुल मेंबरशिप मिल जाती है, तो आपके पास में 3 प्रकार के अधिकार होनी चाहिए। और ये जो अधिकार है, इनका डेवलपमेंट हुआ है पॉलिटिकल कम्युनिटी के हिस्सा तो हम हमेशा से रहे हैं। एथेंस के समय से, एथेंस यानी जो यूनानी काल, उसी से हम तो रहे हैं, पॉलिटिकल कम्युनिटी का हिस्सा रहे हैं। प्लेटो आप पढ़े हो, अरिस्टोटल आप पढ़ते हो, सभी तो पॉलिटिकल कम्युनिटी की यहाँ पर बात करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो राइट्स का डेवलपमेंट हुआ, अधिकारों का वो विकास हुआ, वो पहले इतने अधिकार नहीं थे। जितने अधिकार अभी है, उतने अधिकार पहले नहीं हुआ करते थे। तो इन्होंने कहा, टी.एच. मार्शल महोदय यहाँ पर ये कहते हैं कि जो हमारे राइट्स है, इनका डेवलपमेंट हुआ है और 3 प्रकार के अधिकारों की यहाँ पर ये बात करते हैं। पहला जो स्टेज है, उसके अंतर्गत हमारे पास में सिविल राइट्स आए, जिसमें अधिकार हमारे पास में हो गए, संपत्ति का अधिकार हो गया, कानून के समक्ष सभी समान है, भाषण देने की स्वतंत्रता है। इस प्रकार के अधिकार हमारे पास में सबसे पहले आते हैं। दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स की बात ये करते हैं, जहां पर वोट देने का अधिकार हम शामिल कर सकते हैं। और तीसरा है सोशल राइट्स। जब सिविल राइट्स मिल गए, जब नागरिक अधिकार मिल गए, राजनीतिक अधिकार मिल गए, तो उसके बाद में सामाजिक अधिकार भी हमें मिल गए। और यहाँ पर ये बात करते हैं वेलफेयर के साथ में जुड़ा, यानी जन कल्याण, जनता का कल्याण करना, राज्य के द्वारा जनता का कल्याण किया जाता है। तो इस प्रकार से ये तीसरा राइट्स हमारे पास में आता है। तो 3 प्रकार के राइट की बात मार्शल के द्वारा की जाती है, सिविल राइट, दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स और तीसरा इसमें सोशल राइट्स। तीनों का डेवलपमेंट एक के बाद एक हुआ है क्रमशः। पहला
सिविल राइट्स, दूसरा है पॉलिटिकल राइट्स और तीसरा है सोशल राइट्स। तो टीएस मार्शल की बुक आपको पता होना चाहिए, 3 जो राइट्स है वो आपको पता होना चाहिए। आगे चलें, आगे है एक थ्योरी और है जिसका नाम है मार्क्सवाद। और मार्क्सवाद के अंतर्गत एक बुक है, आप देखोगे, ऑन द जिस क्वेश्चंस 1844। और उन्होंने कहा कि उन्होंने पहले तो क्रिटिसिज्म ये करते हैं, मुख्य रूप से ये क्रिटिसिज्म करते हैं लिबरल थ्योरी का ये क्रिटिसिज्म करते हैं। और इन्होंने कहा कि यदि आप सिटीजनशिप को राइट्स के साथ में ऐड कर रहे हो, अभी हमने देखा राइट्स, हमने देखा टीएस मार्शल के कंसेप्ट में, तो यदि आप अधिकारों को नागरिकता के साथ में जोड़ते हो, यदि अधिकारों को आप नागरिकता के साथ में जोड़ते हो, तो यहाँ पर एक राज्य के अंतर्गत बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं उनके पास में तो अधिकार है ही नहीं। जैसे ये एक स्टेट है और इस स्टेट में जो पूंजीपति लोग हैं उन्हीं के पास में अधिकार होंगे, अधिकार उन्हीं के पास में तो होते हैं। पॉलिटिकल राइट्स की आप बात कर रहे हो, सिविल राइट्स की आप बात कर रहे हो, इस प्रकार के अधिकार गरीबों के पास थोड़ी होते हैं, अमीरों के पास में अधिकार होते हैं। ओके, जब आप बात करते हो स्वतंत्रता की बात करते हो, भाषण देने की बात करते हो, स्पीच की हम बात करते हैं, तो इसका प्रयोग तो अमीर लोग ही करते हैं, गरीब लोग कहाँ पर स्वतंत्रता इन सब का प्रयोग करता है। तो ऐसे में यदि आप नागरिकता को अधिकारों के साथ में जोड़ते हो, तो अधिकार तो केवल पूंजीपति वर्ग को ही मिला हुआ है, सर्वहारा वर्ग को तो अधिकार मिला हुआ नहीं है। इसका अर्थ तो ये हो गया कि यहाँ पर जो सिटीजन होता है वो केवल पूंजीपति लोग ही होंगे। यदि आप अधिकारों के साथ में नागरिकता को जोड़ रहे हो, तो यहाँ पर जो जो यहाँ पर यहाँ पर जो नागरिकता है वो केवल कुछ ही एक छोटे से क्लास को मिलेगा, जिसको हम पूंजीपति कह सकते हैं। कैपिटलिस्ट जो क्लास है उसी को यहाँ पर नागरिकता मिलेगी। तो ये बात इनके द्वारा कही जा रही है। तो इन्होंने कहा कि आप नागरिकता को अधिकारों के साथ में जोड़ रहे हो, तो ये सही नहीं है, क्योंकि पूंजीपति समाज में केवल पूंजीपति वर्ग को ही नागरिकता मिलेगी, क्योंकि अधिकार तो बहुत कम लोगों को मिलते हैं, अधिकार सभी को नहीं मिलते हैं एक स्टेट के अंतर्गत। क्योंकि गरीब लोग हैं वो कहाँ पर अधिकारों का प्रयोग करेंगे, जैसे गरीब लोग उसके पास में खाने के लिए नहीं है, तो उसके लिए स्वतंत्रता का क्या महत्व रहेगा। इसलिए यहाँ पर इसी बुक के अंतर्गत क्रिटिसिज्म किया जाता है लिबरल थ्योरी का। चलो अगला कंसेप्ट केवल इतना आपको ध्यान में रखना है। आगे है कम्युनिटेरियन रिपब्लिकन। बहुत ही हम कम शब्दों में हम देख रहे हैं, डिटेल से हम नहीं पढ़ रहे हैं, इसलिए ज्यादा समझाया नहीं जा रहा, केवल जो क्वेश्चन बन सकते हैं उसी पर हम बात कर रहे हैं। एक है इसमें कम्युनिटेरियन। तो इसमें कहा गया कि आप जब किसी एक पॉलिटिकल कम्युनिटी का भाग तो बनते हो, ये तो पहली कंडीशन है, लेकिन आपका पार्टिसिपेशन होना चाहिए, आपका उसमें सहभागिता होनी चाहिए, आप उसमें भाग लेना चाहिए। कम्युनिटेरियनिज्म में तो यही तो होता है। यहाँ पर कहा गया, इसके अंतर्गत कहा गया कम्युनिटेरियनिज्म और रिपब्लिकन। ओके, इसमें ये बात कही जाती है कि नागरिक बनने के लिए राजनीतिक सहभागिता आवश्यक है, और यहाँ पर हमारे जो ड्यूटी होते हैं वो ग्रेटर देन होते हैं राइट से। यहाँ पर कर्तव्यों पर ज्यादा फोकस किया जाता है। कम्युनिटेरियन जो एक थ्योरी है उसके अनुसार कहा गया कि पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए। जैसे अरिस्टोटल कहते हैं कि जब आप भाग लेते हो राजनीति में, आप जब भाग लेते हो तभी आप नागरिक कहला सकते हो, जब आप राजनीति में भाग लेते हो तभी आप नागरिक होते हो। तो इस प्रकार का जो विचार है सिटीजनशिप का, कहाँ से ओरिजिन होता है? अरिस्टोटल से। ओके, आगे बात करें तो ये विचार अरिस्टो से प्रारंभ होता है। रूसो के विचार भी आपको ऐसे ही कुछ मिलेगा। स्किनर, मैकियावली, पोकोक और एड्रिन ऑलफील्ड, ये सभी जो स्कॉलर है कम्युनिटेरियन के साथ में जुड़े हुए हैं। ये सभी विचारक, जिसमें अरिस्टो हम शामिल कर सकते हैं, रूसो, स्किनर है, मैकियावली है, पोकोक है, एड्रिन ऑलफील्ड है, इन सभी को हम कम्युनिटेरियनिज्म के अंतर्गत शामिल करते हैं। तो ये 3 थ्योरीज मुख्य रूप से आपको पता होना चाहिए कि किसको हम किसमें शामिल कर रहे हैं, इसका मीनिंग क्या होता है। तो यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अगली बात हम करें, एक हैग सम्मेलन हुआ है, इसको भी आपको पता होना चाहिए। 1930 में एक हैग सम्मेलन हुआ है और इसमें कहा गया कि नागरिकता है
वो राज्य के अनुसार मिलता है। ये राज्य डिसाइड करेगा कि नागरिकता किसको मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका निर्धारण राज्य के द्वारा किया जाएगा कि नागरिकता किसको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और कोई नहीं कर सकता। स्टेट के पास में सुप्रीम अथॉरिटी है, क्योंकि वो सॉवरेन है, उसके पास में संप्रभुत्व है, उसके पास में सुप्रीम अथॉरिटी है, और वह निर्धारण करेगा कि किसको सिटीजनशिप मिलनी चाहिए और नहीं मिलनी चाहिए। तो ये सब बात कही गई है हैग सम्मेलन 1930 में जो हुआ था, और इसके अंतर्गत कुछ प्रिंसिपल भी बताए हैं, कुछ इन्होंने कुछ सिद्धांत बताए हैं जिनके आधार पर नागरिकता मिलती है। तो पहला है इसमें जस सैंगुइनिस, ओके। और इसमें कहा गया कि ब्लड रिलेशन के आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। ब्लड रिलेशन के आधार पर आपको नागरिकता मिलती है, जैसे आपके पापा हो सकते हैं, दादा हो सकते हैं, दादी हो सकती है। उस प्रकार से ब्लड रिलेशन आपका उनके साथ में रक्त संबंध है, उसके आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। मान लेते हैं आपका जन्म अमेरिका के अंतर्गत हो गया, लेकिन आपके जो पिताजी है वो भारत के हैं, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। जन्म वहां पर हुआ कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन आपके पिताजी यहाँ से हैं तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। तो इस प्रकार की जो अवधारणा है वो भी हमें देखने को मिलती है, ब्लड रिलेशन। और सेकंड इसमें जैसोली, जैसोली, और ये मिलता है प्लेस ऑफ बर्थ, यानी आपका जन्म जिस स्थान पर हुआ है वहीं पर आपको नागरिकता मिल जाएगी। आपका जन्म जिस स्थान पर हुआ है उसी की आपको नागरिकता मिल जाएगी। लेकिन जो सबसे फेमस है वर्तमान में, यही वर्तमान में सबसे ज्यादा चलता है, जस सैंगुइनिस, जिसका आधार है ब्लड रिलेशन। पूरे विश्व के अंतर्गत आप देखोगे अधिकतर जो देश है उसमें यही चलता है, जस सैंगुइनिस, जिसमें ब्लड रिलेशन के आधार पर आपको नागरिकता मिलती है। और जस्ट सोली की हम बात करें तो प्लेस ऑफ बर्थ की हम बात कर रहे हैं, जिसमें मुख्य रूप से नाम लिया जाता है अर्जेंटीना का। यदि आपका जन्म अर्जेंटीना की भूमि पर होता है तो आपको वहां का सिटीजनशिप मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ कंडीशन यहाँ पर यूएस और फ्रांस के अंतर्गत भी आपको देखने को मिलता है। यूएस और फ्रांस के अंतर्गत ये दोनों नियम अप्लाई होते हैं। ये जो दोनों थेरीज है, जस्ट सैंगुइनिस और जस्ट सोली, इन दोनों का यहाँ पर अप्लाई किया जाता है यूएस और फ्रांस के अंतर्गत। लेकिन अर्जेंटीना को हम मुख्य रूप से जस्ट सोली के लिए जानते हैं, जहां पर प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पर उनको सिटीजनशिप मिलती है। अगला है एक नेचुरलाइजेशन। नागरिक है वो भारत की सिटीजनशिप लेना चाहता है तो भारत की सरकार उसके लिए कुछ नियम बना सकती है। तो विदेशी नागरिकों के लिए कुछ नियम बना सकते हैं नेचुरलाइजेशन के तहत, कि आपको प्राकृतिक रूप से या स्वाभाविक रूप से उस देश का यदि नागरिक बनना है तो उसकी टर्म और कंडीशन होती है बहुत सारी, उसके आधार पर आप वहां के नागरिक बन सकते हो। तो ये तीन मुख्य रूप से सिद्धांत चलते हैं, जस्ट सैंगुइनिस, जस्ट सोली और नेचुरलाइजेशन। इन तीनों के आधार पर सिटीजनशिप मिल सकती है। ये बात कहाँ पर लिखी गई है? हैग सम्मेलन 1930 के अंतर्गत ये बातें हमें देखने को मिलती है। तो ये अच्छे से पता होना चाहिए आपको। लेकिन टाइम पीरियड चेंज हो चुका है, ये वर्तमान का टाइम है, ग्लोबलाइजेशन का टाइम पीरियड है, और यहाँ पर सिटीजनशिप का जो डेफिनेशन आप देखते हो ये सब बदल गए हैं ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में। तो बहुत सारे ऐसे स्कॉलर है जहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में कौन कौन से स्कॉलर्स है जिनका अलग अलग थेरीज वो देते हैं। कई सारे शब्दों का यहाँ पर प्रयोग में लिया जाता है, ये शब्द आपके लिए महत्वपूर्ण है। जैसे विल किमला की हम बात करें, जो कि अगला जो क्लास होगा इसमें हम डिटेल से बात करेंगे मल्टीकल्चरलिज्म के ऊपर, उसमें हम डिटेल से देखेंगे विल किमला के कंसेप्ट को। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट आपको नोट कर लेना है, मल्टीकल्चरल सिटीजनशिप की जो अवधारणा है वो विल किमला के साथ में जुड़ी हुई है। सेकंड नंबर है होता क्या है, वहां पर हम बात करेंगे अगली क्लास के अंतर्गत। सेकंड इसमें विभेदीकृत नागरिकता, सेकंड है हमारा इसमें विभेदीकृत नागरिकता। तो इसके अंतर्गत ये जो कॉन्सेप्ट है वो है मेरियम यंग का। मेरियम जो यंग है उनका ये कॉन्सेप्ट है विभेदीकृत नागरिकता का। यानी एक जो व्यक्ति है, कोई भी नागरिक है, वो कई सारे ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, मल्टीपल ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। एक जो नागरिक है वो कई सारे ग्रुप का हिस्सा हो सकता है। तो उन्होंने इसलिए एक शब्द ये प्रयोग में लेते हैं जिनका नाम है विभेदीकृत नागरिकता। ओके। और इसी विभेदीकृत नागरिकता के साथ में एक और जुड़े हुए जिनका नाम है बेंजामिन हिटर, और ये यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में ये बातें करते हैं। बेंजामिन हिटर के द्वारा यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में कहा जाता है कि यहाँ पर सभी देश एक जगह आ रहे हैं, उनका कोलेशन हो रहा है, सभी देश एक जगह आ रहे हैं, तो वहां पर भी ये सभी मल्टीपल ग्रुप के मेंबर है। और यहाँ पर इस प्रकार के कंसेप्ट को हम अपना सकते हैं। विभेदीकृत जो नागरिकता है इसकी अवधारणा को यहाँ पर अपनाया जा सकता है।
ऐसी बात कही गई बेंजामिन हिटलर के द्वारा। तो ये किससे जुड़े हुए हैं? यूरोपीय यूनियन के संदर्भ में यहाँ पर बेंजामिन हिटलर के द्वारा बात की जाती है। सभी पॉइंट्स आपको पता होना चाहिए। अगला है यहाँ पर मल्टीपल सिटीजनशिप की हमने बात कर लिया। आगे है इसे यहाँ पर पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप। बस ये नाम आपको ध्यान में रखना है, किसने दिया? यास्मीन सोयसल। यास्मीन सोयसल के द्वारा पोस्ट नेशनल सिटीजनशिप की बात की जाती है। यास्मीन सोयसल, ये नाम आपको पता होना चाहिए। और एक है कॉस्मोपॉलिटियन सिटीजनशिप, यानी जो एक व्यक्ति है वो पूरे विश्व का नागरिक बन जाना चाहिए, किसी भी देश में जाए वो सबका सिटीजनशिप होना चाहिए। कॉस्मो ये जो शब्द आता है ये इसलिए प्रयोग में लिया जाता है, विश्व स्तर की हम बात यहाँ पर करते हैं, पूरे वर्ल्ड की यहाँ पर बात की जाती है कि एक जो नागरिक है वो पूरे विश्व में कहीं भी आई जाए कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, वो पूरे विश्व का नागरिक होना चाहिए। और इस प्रकार की जो अवधारणा है इसके साथ में दो स्कॉलर जुड़े हैं, मार्था सी नस्बम और यहाँ पर क्वामे एंथोनी एपिया। ओके, इस प्रकार से दो स्कॉलर यहाँ पर जुड़े हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, तो ये सब हो गया है ग्लोबलाइजेशन के पीरियड में। कई सारे स्कॉलर है जिन्होंने सिटीजनशिप की जो अवधारणा है उसके साथ में बहुत सारे कंसेप्ट को ऐड किया है, जो आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन यहीं से आएगा, इस बार जो क्वेश्चन आएंगे यहीं से आएगा, इसको ठीक से आप नोट करना और अच्छे से पढ़ना। आगे बात करें कुछ और इंडिया के संदर्भ में थोड़ी सी बात हम कर लेते हैं जहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना इस बार लग रही है। तो इसमें आप देखोगे इंडियन सिटीजन जो नागरिकता की अवधारणा है, पार्ट नंबर 2 भाग नंबर 2 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और आर्टिकल नंबर 5 से 11 तक आपको ये सब मिलता है। और यहाँ पर कहा गया है कि संसद इससे जुड़े हुए नियम बना सकती है, संसद इससे जुड़े हुए नियम बना सकती है, ये सब हमें यहाँ पर जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर जो नागरिकता अधिनियम है मुख्य रूप से हम स्टडी करते हैं 1955 का, जो मूल है, जो बेस है, वो आपको 1955 का ही मिलता है। उसके बाद में उसमें कई सारे सुधार किए गए, सुधार नहीं बोलेंगे, संशोधन हम बोलेंगे। यहाँ पर कई सारे अमेंडमेंट यहाँ पर किए जाते हैं। मूल कौन सा है? 1955 का। और 1955 का जो यहाँ पर सिटीजनशिप एक्ट है उसमें 5 आधार रखे हैं, 5 आधार रखे हैं। पांचों को आपको पता होना चाहिए कि किस आधार पर सिटीजनशिप मिलती है। इसी में बताया गया सबसे पहले नागरिकता अधिनियम 1955 के अंतर्गत बताया गया है कि नागरिकता का बेस क्या होना चाहिए, किस आधार पर नागरिकता मिलती है। तो पहला इसमें जन्म के आधार पर, दूसरा है वंशानुगत आधार पर, तीसरा है पंजीकरण रजिस्ट्रेशन के आधार पर भी मिलता है, और एक है नेचुरलाइजेशन के आधार पर भी मिलता है, और एक हो गया अपना क्षेत्र हो गया। क्षेत्र आधार ये हो सकता है कि आपने किसी देश को बाद में एक्वायर किया है, जैसे पौंडीचेरी का हम नाम लेते हैं, पहले ये भारत का हिस्सा नहीं था, तो एक समय के बाद में ये भारत का हिस्सा बनते हैं, तब हम उनको सिटीजनशिप हम दे सकते हैं। ओके, तो कुछ समय बाद में भारत के द्वारा जब किसी दूसरे क्षेत्र को अपने अधीन किया जाता है, अपने में मिलाया जाता है, तो वहां पर जो भी लोग यहाँ पर ऐड होते हैं उन सबको भी नागरिकता मिल सकती है। तो ये 5 आधार आपको मिलते हैं 1955 में, जन्म, वंशानुगत, पंजीकरण, देशीकरण और क्षेत्र। तो ये 5 आधार आपको पता होना चाहिए। और इसमें कई बार अमेंडमेंट किया गया है, 6 बार इसमें अमेंडमेंट हो चुका है इसी 1955 वाले में। पहला 86, 92, 2003, 2005, 2015 और ये लेटेस्ट है 2019। तो 6 बार इसमें अभी तक अमेंडमेंट हो चुके हैं। क्या सबको पढ़ना जरूरी है? नहीं, सबको पढ़ना जरूरी नहीं है। ये जो 2019 वाला इसमें क्या मेन आया है, जो मुख्य बिंदु है, 4 से 5 मुख्य बिंदु है, उसको आपको देखना होगा। तो नागरिकता अधिनियम 2019 की हम बात करें तो पहला पॉइंट तो यही है कि इसका जो बेस है वो आपका कहाँ पर मिलेगा। इसका जो आधार है हमें 1955 में संशोधन के लिए लाया गया है। ये क्यों लाया गया था? 1955 का जो नागरिकता अधिनियम है उसमें कुछ हमें अमेंडमेंट करना था, इसलिए इसको लाया गया है। पहला पॉइंट। दूसरा, इसमें कुछ पॉइंट्स है जो आपको पता होना चाहिए, महत्वपूर्ण पॉइंट। और महत्वपूर्ण पॉइंट में पहला है, विधेयक में किए गए संशोधन के अनुसार 31 दिसंबर 2014 को या उससे पहले अफगानिस्तान देश आपको पता होना चाहिए। अफगानिस्तान का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है, बांग्लादेश का नाम यहाँ पर लिया जा रहा है और पाकिस्तान का यहाँ पर नाम लिया जा रहा है। और यहाँ पर कौन कौन से धर्म के लोग हैं? हिंदू, सिख, बौद्ध धर्म, जैन, पारसी और ईसाई। ओके, को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा। यदि वो 2014
या उससे पहले अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से भारत आए 2014 से पहले यदि वो भारत में रह रहे हैं, तो उनको नागरिकता दे दी जाएगी। यहाँ पर धर्म भी बताया गया है और कौन-कौन सा देश अफ़गानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इस प्रकार से कुछ देशों का नाम लिया गया। यहाँ से कोई आएगा तो उनको सिटीज़नशिप दे दी जाएगी और यही इश्यू यहीं पर एक बड़ा आंदोलन होता है। आप देखोगे शाहीन बाग वाला दिल्ली के अंतर्गत और इंडिया के कई भागों में इसी को आधार बनाते हुए जब इसमें एक धर्म को शामिल नहीं किया जाता है, तब यहाँ पर बड़ा आंदोलन होता है। कहा गया कि ये सही नहीं है, ओके? और भी कई सारे इश्यू आपको देखने को मिलता है इसमें, जो आपको पता है क्योंकि करंट के साथ में आप सभी जुड़े हो। जो क्वेश्चन बन सकता है केवल उसी के ऊपर अभी बात की जा रही है। तो ये क्वेश्चन इसको ध्यान में रखना है कौन-कौन सा क्या-क्या है इसमें। हालाँकि इतना कंट्रोवर्शियल है तो क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जाएगा, इसकी भी संभावना कम ही लगती है क्योंकि कंट्रोवर्शियल इश्यू के ऊपर क्वेश्चन अक्सर नहीं पूछा जाता, लेकिन फिर भी एक सीधा-सीधा क्वेश्चन 2-3 पॉइंट्स में पूछा जा सकता है, ओके? जैसे इसमें ये कब लाया गया, ये डेट आपसे पूछा जा सकता है 31 दिसंबर 2014 से पहले कौन-कौन से देश इसमें शामिल किए गए हैं, इस प्रकार से क्वेश्चन यहाँ पर पूछा जा सकता है। और यहाँ पर एक पॉइंट ये है इसमें कि पहले यहाँ पर 11 वर्ष टाइम पीरियड निर्धारण था कि कम से कम 11 वर्ष यहाँ पर भारत में रहना चाहिए, लेकिन अब यहाँ पर कर दिया गया है 5 वर्ष। केवल 5 वर्ष यदि आप यहाँ पर रह रहे हो तो यहाँ पर आपको सिटीज़नशिप मिल जाएगी। जैसे मैंने अभी कहा 31 दिसंबर 2014 तो यहाँ पर 5 वर्ष हो जाएगा। अभी 19 के अंतर्गत ये लाया गया था, तो यहाँ पर कहा गया है कि 5 वर्ष यदि आप रह ली हो यहाँ पर, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। कौन-कौन से देश और धर्म कौन-कौन से, ये मैंने अभी बात की आप सभी से। तो ये पॉइंट्स हो गए हैं। लेकिन जो इसके क्रिटिसिज्म इसका किया जाता है, वो लोग यहाँ पर कर रहे हैं कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के आने से राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का प्रभाव खत्म हो जाएगा, जिसको हम एनआरसी कहते हैं। एनआरसी जो बनाया जा रहा है उसको, जैसे ये नॉर्थ ईस्ट में ये बनाया गया था, तो इसका काफ़ी विरोध भी हुआ था, अभी भी इसका विरोध किया जा रहा है, लेकिन कोरोना काल आ गया था, उसके बाद में मामला कुछ दूसरी तरफ डाइवर्ट हो गया और सरकार ने भी इसका काफ़ी फ़ायदा उठाया। तो एनआरसी यदि हम देख रहे हैं, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स हम देख रहे हैं, तो ऐसा माना जा रहा है कि एनआरसी करने का फ़ायदा नहीं है। यदि आप नया संशोधन अधिनियम ला रहे हो तो एनआरसी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो ये भी ऐसा कहा जा रहा है, ओके? जो कि सही भी है। तो ये था हमारा सिटीजनशिप का कांसेप्ट था, उम्मीद है कि समझ में आ गए होगा। जो भी क्वेश्चन आएँगे यहाँ से हो जाएँगे, इससे ज़्यादा बाहर पढ़ने की आवश्यकता नहीं, इतना काफ़ी है। इसको भी आप पढ़ोगे तो क्वेश्चन करने में आप कर लोगे, कैसा भी क्वेश्चन आए आप यहाँ से कर लोगे, ओके? अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में मल्टीकल्चरलिज़्म के साथ में।